हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक लेके जा रहे हैं। बिल्कुल जो बेस है हमारा जो एयर कंडीशनिंग का, हम उसको शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास कोई भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, कोई विंडो एसी है सपोज़ कीजिए, या कोई भी स्प्लिट एसी है। हम सबसे पहले विंडो एसी को ले लेते हैं। तो विंडो एसी है हमारे सामने, तो हम उसमें कोई भी एसी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सपोज़ कीजिए उसका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा। अब हम उसमें कंप्रेसर को चेक करेंगे कि हमारे कंप्रेसर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे कंप्रेसर के कनेक्शंस वगैरह निकले हुए हैं, हमने उसके कनेक्शंस को भी लगाना है। तो कनेक्शंस हम किस तरह से लगाएं, और उसको फिर उसकी अर्थिंग किस तरह से चेक करें कंप्रेसर की, कि कंप्रेसर हमारा ठीक है या कंप्रेसर में कुछ प्रॉब्लम है, ग्राउंड तो नहीं हो रखा कंप्रेसर। ये दो चीज़ें आ जाती हैं आपके सामने, ठीक है। तो हम इसी को डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, हमने एक विंडो एसी लिया है। विंडो एसी को हमारा सबसे पहले हम जो इसमें लेंगे, कंप्रेसर को हमने इसमें लिया है सिस्टम में, और कंप्रेसर को हमने सबसे पहले ग्राउंडिंग चेक करने का सिस्टम लिया हुआ है कि हम इसकी कोई भी कंप्रेसर है, सपोज़ कि ये कोई पुराना है, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, तो हमने चेक करना है कि हमारा कंप्रेसर में कोई फॉल्ट है या कोई दूसरा कहीं किसी पीसीबी का फॉल्ट है, किसी दूसरी जगह से फॉल्ट है, ठीक है। तो कंप्रेसर में फॉल्ट चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसकी ग्राउंडिंग चेक करते हैं कि ये हमारा कंप्रेसर अर्थ तो नहीं हो रखा। ये हमने सबसे पहले चेक करना होता है। तो उसके लिए कंप्रेसर को चेक करने के लिए हमारे जो इसके टर्मिनल पॉइंट्स हैं, तीन जो भी इसके टर्मिनल पॉइंट्स हैं, इन तीनों टर्मिनल पॉइंट से हम सबसे पहले ग्राउंडिंग चेक करते हैं। ग्राउंडिंग चेक करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले हमने एक मल्टीमीटर ले लिया। मल्टीमीटर में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया, और ये हमारा बीप, इसमें साउंडर भी ऑन कर लिया इसका, ठीक है। तो ये हमारा साउंडर ऑन है इसका क्लैम्प मीटर का। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे ग्राउंडिंग की, कि हमारा सिस्टम जो है वो ग्राउंड तो नहीं हो रखा सिस्टम के साथ में, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीमीटर है, और इसमें हम चेक करते हैं कि हमारा ये एक पॉइंट ये है। तीनों पॉइंट को हम किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा इसका पेंट हटा हुआ हो, वहाँ पे हम देख सकते हैं। पेंट हटा के थोड़ा सा रखेंगे हल्का सा, जिससे कि वो कंटिन्यूटी बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक पॉइंट को चेक किया, इस पर कोई बीप नहीं दे रहा है ये कंप्रेसर, इसका मतलब ये वाला पॉइंट ठीक है। दूसरे वाले पॉइंट पे हमने फिर लगाया, यहाँ पे इस पर भी हम चेक करते हैं, इस वाले पे चेक करते हैं, तो इस पर भी कोई हमारा बीप नहीं दे रहा कंप्रेसर, इसका मतलब ये भी ठीक है पॉइंट। फिर हम तीसरे वाले पॉइंट पे लेंगे, और इसको भी हम इसके कंप्रेसर के ग्राउंड के साथ लगा के देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर कोई बीप दे रहा है। किसी ऐसी जगह पे लगाएंगे जिसका थोड़ा सा पेंट हटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्रेसर हमारा बीप नहीं दे रहा, इसका मतलब ये कि हमारा कंप्रेसर ग्राउंड नहीं है, कंप्रेसर हमारा ठीक है, ठीक है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई हमारी कि कंप्रेसर हमारा ग्राउंड नहीं है। अब हमने इसमें दूसरी चीज़ ये चेक करनी है, सपोज़ कि कभी कभी इंटरव्यू में क्या होता है, किसी बंदे को, जो भी इंटरव्यू लेने वाला बंदा है, वो पूछता है कि भाई आप इसमें जो कंप्रेसर है तो उसमें कौन सा इसका थिम्बल कौन सा किस में लगाएंगे, कनेक्शंस किस तरह से करेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे, कौन सा इसके पॉइंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसमें हमारे सिस्टम में दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सिस्टम कौन सा है, इन्वर्टर टाइप का कंप्रेसर है, इन्वर्टर एसी है या नॉन इन्वर्टर एसी है। यहाँ पे अब एक चीज़ आ गई, इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर एसी है। अब इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में फ़र्क आ जाता है। सपोज़ कीजिए जो हमारा नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसको टेस्ट करने का तरीका अलग होता है, और इन्वर्टर एसी उसमें रीडिंग्स कुछ और आती हैं, उसको तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हम सबसे पहले ये लेके चलते हैं कि ये हमारा नॉन इन्वर्टर एसी है, और हमारा एक पहले जो यूज़ किया जाता था हमारे सिस्टम में, पहले रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज़ किया जाता था शुरुआत में काफ़ी दिन से। अब वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मार्केट से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है, और वो सिर्फ नॉन इन्वर्टर एसी में ही सक्सेसफुल था। इन्वर्टर एसी में वो वेरिएबल स्पीड पे वो काम नहीं करता रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो इसलिए एक तो उसकी कंजम्पशन ज़्यादा थी, स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेता था, और उसकी कंजम्पशन करंट की ज़्यादा होती थी, तो उसकी वजह से अब वो मार्केट से ऑब्सोलीट हो चुका है, धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। अब विंडो एसी में मोस्टली रोटरी कंप्रेसर मिलेंगे आपको सब जगह, ठीक है। वो रोटरी कंप्रेसर दोनों तरह के अवेलेबल होते हैं, चाहे वो आपका इन्वर्टर कंप्रेसर हो चाहे नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर हो। अगर आपका इन्वर्टर कंप्रेसर होगा तो उसका अंदर का सिस्टम अलग होगा, जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होगा उसका सिस्टम आपका अलग होगा,
ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हम ये समझ लेते हैं कि हमारे नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर का क्या सिस्टम होता है और इन्वर्टर कंप्रेसर का क्या सिस्टम होता है। थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं इसके बारे में। जो हमारे नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर्स होते हैं वो कंप्रेसर हमारे जो उनके जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। उनकी जो अंदर की मोटर होती है वो फिक्स स्पीड वाली होती है, यानी कि उसकी स्पीड फिक्स रहती है और वो ऑन ऑफ होकर काम करता है, ठीक है। हमारा जैसे सपोज़ कि टेम्परेचर जो आपने सेट किया हुआ है वो टेम्परेचर अगर आपका आ जाता है तो वो कंप्रेसर को वो ऑफ़ करा दिया जाएगा। पीसीबी उसमें लगी होती है, वो उसको टेम्परेचर जैसे ही सेंस करके उसको सिग्नल मिलेगा वो कंप्रेसर को एक डिफरेंस के साथ उसको ऑफ़ कर देगी। उसके बाद जब टेम्परेचर फिर बढ़ेगा तो उसको फिर दोबारा से रीस्टार्ट कर देगी। ये हमारा जो हमारे नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं, जो नॉन इन्वर्टर सिस्टम होता है उसमें इस तरह से सिस्टम रहता है, ठीक है। अच्छा, जो हमारा इन्वर्टर सिस्टम आ जाता है मार्केट में, जो इन्वर्टर सिस्टम आया उसमें सिस्टम थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसमें हमारी पीसीबी इस तरह की होती है कि उसमें 2 पीसीबी यूज़ की जाती हैं। नॉन इन्वर्टर में एक ही पीसीबी यूज़ होती है, क्योंकि आपका जो नॉन इन्वर्टर सिस्टम है वो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर बेस्ड होता है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट से ऑपरेशनल होता है उसमें कंप्रेसर। और जो इन्वर्टर एसी होता है उसका जो कंप्रेसर होता है वो डीसी ऑपरेटेड होता है, यानी उसको वो डीसी करंट से ऑपरेट होता है। तो इस डीसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे सिस्टम में, जो हमारा सिस्टम होता है, एक कार्ड एक्स्ट्रा लगा होता है जो इन्वर्टर कार्ड कहलाता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, हमारा जो एसी करंट ऑल्टरनेटिंग करंट पीछे से आता है उसको डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डीसी करंट में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के साथ साथ इसमें वो उसकी फ्रीक्वेंसी, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, इसको डीसी में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि जो हमारा एसी करंट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंडिया में 50 हर्ट्ज़ चलती है। अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी कंप्रेसर को वेरिएबल स्पीड में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी, तभी वो उसकी स्पीड वेरी करेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बेस्ड पर ही हमारी इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा किया जाता है। ये मेन चीज़ है इसमें। तो जो हमारा कंप्रेसर नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है वो तो डायरेक्टली 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, उसमें तो कोई मसला है ही नहीं। अब जो हमारे इन्वर्टर कंप्रेसर हैं उसका मसला आ जाता है कि उसकी वेरिएबल स्पीड होती है, तो उसके लिए हमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो ये कि हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को 0 करना है। वो तभी होगी जब हम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक इन्वर्टर कार्ड उसमें लगा। उस इन्वर्टर कार्ड ने क्या किया, सबसे पहले उसकी जो ऑल्टरनेटिंग करंट था उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया। सबसे पहला काम उसका ये हो गया। फिर उसको करने के बाद अब वो कार्ड क्या करेगा, अब उसमें पल्सेस जनरेट करता है, यानी कि आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी उसके अंदर जनरेट करेगा, ठीक है। उसमें IGBT स्विचेज होते हैं, तो छोटे छोटे स्विचेस होते हैं, वो उसकी मदद से ये कार्ड जो है इसमें आर्टिफिशियल पल्सेस जनरेट करता है, ठीक। पल्सेस का ये फंक्शन होता है कि जिस सिस्टम में जो भी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के कंप्रेसर्स होते हैं उसमें जो पल्सेस होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि मान लीजिए अगर आपको उसकी स्पीड को ज़्यादा करना है, उसको ज़्यादा फ्लो आपने आगे भेजना है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, तो इसका मतलब आप उसकी ज़्यादा पल्सेस लेंगे। ज़्यादा पल्सेस एक जगह यूज़ हो जाएंगी तो उसका पल्सेस ज़्यादा एक जगह होंगी तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। जब हम उसकी स्पीड को स्लो करना चाहते हैं, कम रेफ्रिजरेंट को आपने आगे भेजना है, यानी कम रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसकी पल्सेस को कम करना पड़ेगा, तो कम पल्सेस ली जाएंगी उसमें। तो इस तरह से पल्सेस को कम और ज़्यादा लेकर उसकी स्पीड को वेरी किया जाता है। तो स्पीड वेरी तभी होगी जब उसमें आपकी पल्सेस आपके हाथ में होंगी और आप उसके ऊपर पूरी तरह से इस तरह से होंगे कि आपका सिस्टम उसकी पल्सेस को कम या ज़्यादा करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सके। जब ये पॉसिबल होगा तभी उसकी स्पीड को वेरी किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं किया जा सकता। तो हमारा सबसे पहला मेन मकसद आया कि जो हमारा ऑल्टरनेटिंग कंप्रेसर होते हैं, जो फिक्स स्पीड वाले कंप्रेसर होते हैं, उसमें आपका एसी करंट से कंप्रेसर्स ऑपरेट होते हैं, डीसी करंट पे नहीं होते। और जो आपके वेरिएबल कंप्रेसर्स, वेरिएबल स्पीड वाले कंप्रेसर होते हैं, वो डीसी ऑपरेटेड होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आपके सामने आती है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मसला आता है कि जो
एसी ऑपरेटेड कंप्रेसर हैं। अब हमने उसको चेक करना। सबसे पहले हमारे पास नॉन इन्वर्टर एसी का ये कंप्रेसर है, इसको हम चेक करेंगे कि ये कंप्रेसर आपके किस तरह से कितनी रेजिस्टेंस हमारी दे रहा है। ठीक है, जो हमारे पॉइंट्स हैं, सपोज़ कीजिए आपको कोई बंदा ये कहता है कि सबसे पहले तो आप ये बताइए, उसका एक सवाल है, सपोज़ कि इंटरव्यू में आप खड़े हुए, इंटरव्यू में उसने बोला कि सपोज़ कीजिए कंप्रेसर है और इस पर कोई कुछ भी स्लिप वगैरह कुछ भी नहीं लगी हुई है। ठीक है, उसका सवाल है कि सबसे पहले आप ये बताएं मुझे चेक करके कि ये कंप्रेसर इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर है। सबसे पहला सवाल उसका आ गया। ठीक है, इंटरव्यू में। तो अब आपने क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको यही पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी जो आपका इन्वर्टर कंप्रेसर होता है और जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं, उसकी आपने सबसे पहले क्लैंप मीटर ले लेंगे, क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर ले लेंगे। उसकी मदद से आपने उसको कंटिन्यूटी पे, इसकी रेजिस्टेंस पे सेट कर दिया आपने सिस्टम को, इसको क्लैंप मीटर को, और रेजिस्टेंस पे सेट करने के बाद अब आप तीनों पॉइंट पे रेजिस्टेंस चेक करेंगे, दो दो करके चेक करेंगे। सबसे पहले एक दो पकड़ लिए, उस पर चेक किया, फिर दूसरे 2 पॉइंट ले लिए, उस पर चेक किया, फिर जो बचे हुए हैं उनको दोनों को चेक कर लिया। अब सपोज़ कीजिए अगर आपके तीनों पॉइंट पे इस तरह से चेक करने के बाद अगर आपके कंप्रेसर के सारे रेजिस्टेंस, यानी कि 2-2 पॉइंट पे रेजिस्टेंस आपके सेम आ रहे हैं तीनों पॉइंट पे, जब आपने 2 लिए उस पर से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई वही दूसरे 2 लिए उस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू, उसके बाद फिर आखिर के 2 लिए उस पर भी रेजिस्टेंस की वही वैल्यू आ रही है, इट मीन्स कि ये आपका इन्वर्टर कंप्रेसर है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस तीनों पॉइंट पे सेम आ रहा है, 2-2 पॉइंट करके आपने चेक किया, अगर तीनों पे सेम आ रहा है रेजिस्टेंस, इट मीन्स ये इन्वर्टर कंप्रेसर है आपका। ठीक है, अच्छा अब नॉन इन्वर्टर की क्या पहचान है। सपोज़ कीजिए आपने इसको नॉन इन्वर्टर को चेक करना है, तो जब आप इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे 2-2 पॉइंट पे, तो इसकी रेजिस्टेंस में फ़र्क आएगा। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस में फ़र्क आएगा। अब अगर फ़र्क आता है दोनों की इनकी रेजिस्टेंस में, तो फिर ये आपका नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होगा। ठीक है, क्लियर है, मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से तो हमने ये पहचान कर ली कि हमारा ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है या इन्वर्टर कंप्रेसर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके दोनों एक क्लैंप मीटर लेने के बाद इसको हम रीडिंग लेते हैं। पकड़िए ज़रा इसको, आप इधर करके पकड़ें, थोड़ा सा इसकी रीडिंग इधर दिखाइए, फिर इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं इसकी आपकी कितनी रेजिस्टेंस आ रही है, थोड़ा सा करीब करके लेके जाएं इसको, कितना जा रहा है आपका 6.4 जा रहा है इसका। ठीक है, 6.4 इसका रेजिस्टेंस जा रहा है। तो हमने ये तीनों पॉइंट के हमने नंबर ले लिए, तीनों पॉइंट को हमने नंबर दे दिए ए बी सी करके नंबर दे दिए। सबसे पहले हमने जो पॉइंट चेक किया, अभी हमने ये वाला पॉइंट चेक किया है AC, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है। सपोज़ कि जब आप नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर पे आ गए, तो अब यहाँ पे कॉमन का भी मसला आ गया कि कॉमन कौन सा पॉइंट है और रनिंग और स्टार्टिंग का कौन सा पॉइंट है, ये आपका यहाँ पे मसला आ गया। ठीक है, अगर आपका नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है, तो सबसे पहले तो आपने इसमें से कॉमन पॉइंट को निकालना है कि कौन सा कॉमन पॉइंट है आपका। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले 2-2 पॉइंट करके चेक करेंगे, जिन 2 पॉइंट पे है, सपोज़ कीजिए इसको ऑन कीजिए, इसको यहाँ से दबाइए। ठीक है, दिखा पकड़े सामने पर। तो इस तरह से आपने सबसे पहले देखिए 1-2 पॉइंट मैंने ले लिए, मैं बदलता हूँ पॉइंट, ये मैंने पॉइंट ले लिया, इस पर कितना हमारा रेजिस्टेंस जा रहा है, दिखा। इसकी लगता है बैटरी गड़बड़ है, क्या बात है। ठीक है, ये देखिए, ये पकड़ कर देखिए। तो अब आपने इस पे 2 पॉइंट पे देखा, तो इसका रेजिस्टेंस आपका कितना जा रहा है 10.6। अच्छा, फिर मैंने 2 पे चेक किया, इस पे कितना जा रहा है 6.3, और इन 2 पे मैंने चेक किया, इस पे कितना जा 5.9। ठीक है, तो मैंने तीनों पे पॉइंट पे चेक किया, तो आपको तीनों पॉइंट पे 2-2 करके चेक किया, तो तीनों पे अलग अलग रीडिंग आ रही है। जिन 2 पॉइंट पे सबसे ज़्यादा रीडिंग आ रही है, जैसे मान लीजिए 1-2 पॉइंट है AB पॉइंट जो मैंने माने हुए, उसकी सबसे ज़्यादा रीडिंग 9.4 के करीब जा रही है। ठीक है,
तो 9.4 की करीब जो रीडिंग जा रही है, बाकी जो दो पॉइंट मिला के चेक किए उनकी रीडिंग कम जा रही है। तो जिस पे सबसे ज़्यादा रीडिंग जा रही है उसके अपोजिट में जो तीसरा पॉइंट बचता है वो कॉमन का पॉइंट होता है। तो इस तरह से हमने इसमें सबसे पहले कॉमन का पॉइंट चेक कर लिया, जो दो पॉइंट पे जिस पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है उसके अपोजिट में जो तीसरा पॉइंट बचता है वो कॉमन का पॉइंट होता है। ये क्लियर हो गया यहाँ पे हमारा। अब इस कॉमन के पॉइंट से अब हम कॉमन को इसके साथ और कॉमन को इसके साथ बी के साथ चेक करेंगे कौन सी की रीडिंग कितनी जा रही है। ठीक है, अब आपने चेक करना है कौन सा रनिंग का पॉइंट है, कौन सा स्टार्टिंग का पॉइंट है, ये हमें कंफर्म करना है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले ए और सी को चेक किया। तो अब ए और सी को चेक करने पे इसकी रीडिंग 6.3 जा रही थी, मैंने जो चेक किया था। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कितना जा रहा है, 6.3 रीडिंग जा रही है। ठीक है, तो ये रीडिंग मैंने यहाँ पे नोट कर दी, 6.3 जा रही है AC की रीडिंग। ठीक है, अब मैं BC की रीडिंग चेक करता हूँ। तो BC की रीडिंग चेक करने पे ये कितनी रीडिंग जा रही है, 6.3 सेम जा रही है। और ये आपकी ये भी 6.3। ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है इसमें। अब इसमें होता क्या है कि जो आपके रोटरी कंप्रेसर होते हैं उसमें जो दोनों पॉइंट होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क भी आता है, पॉइंट में फ़र्क आता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। जो आपके रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं उसमें थोड़ा फ़र्क ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब आपके ये दो पॉइंट है, हमने एक पॉइंट को इसको AC ले लिया, एक BC ले लिया। अब इसमें एक आपका स्टार्टिंग हो गया जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको हमने स्टार्टिंग का पॉइंट मान लिया। जिसके C के साथ जिस पे थोड़ी सी ज़्यादा रीडिंग जा रही है वो 6.3 सपोज़ की जा रही थी, मैंने चेक किया था। तो ये आपका स्टार्टिंग का पॉइंट ये वाला हो गया स्टार्टिंग वाइंडिंग का, और जिसके साथ हमारी रीडिंग कम जा रही है उसका ये वाला पॉइंट आपका रनिंग का पॉइंट हो गया। तो इस तरह से हम रनिंग और स्टार्टिंग का पॉइंट इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए हमें कॉमन मिल गया, इस पर हम न्यूट्रल दे देते हैं कॉमन पे, और अब ये जो हमारे दो पॉइंट बचते हैं, इन दो पॉइंट पे हम जब कनेक्शन करेंगे तो हम इस पे एक पॉइंट पे हम जो रनिंग वाला पॉइंट है उस पर हम डायरेक्टली सप्लाई देंगे। ठीक है, एक पे डायरेक्ट सप्लाई देंगे और एक जो स्टार्टिंग का पॉइंट है हम उस पर कैपेसिटर के थ्रू सप्लाई देंगे। ठीक है, अब दो चीज़ आ जाती हैं। ये हमारा कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर है, तो रोटरी कंप्रेसर में आपका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, बहुत ना के बराबर डिफरेंस आता है। ये बहुत ज़्यादा बारीकी से चेक करेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, अदरवाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है इसमें। तो इसमें जो रनिंग का और स्टार्टिंग के पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है रोटरी कंप्रेसर में। जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, यही वजह है कि उसका स्टार्टिंग टार्क भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इसको स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसका बहुत कम टॉर्क पे ही ये स्टार्ट हो जाता है। यही वजह है कि इसमें सिर्फ रनिंग कैपेसिटर यूज़ किया जाता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। तो इस तरह से आपका मैंने सबसे पहले कंप्रेसर की टेस्टिंग आपको समझाई, इसमें ये कंप्रेसर की टेस्टिंग हमारी हो गई। पॉइंट हमारे पता चल गए कि आपका ये कॉमन का पॉइंट है एक, और दो इसमें एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का पॉइंट है। अगर सपोज़ कीजिए आपने इसको रनिंग और स्टार्टिंग पे कनेक्शन लगाए और ये कंप्रेसर आपका प्रॉपर नहीं चल रहा है, इसका रोटेशन उल्टा हो सकता है, तो ये अगर पूरा रिज़ल्ट नहीं देगा तो आप जो दो पॉइंट है कॉमन पॉइंट के अलावा उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको वो पता चल जाएगा कि भाई ये आपका ये वाला रनिंग का है, ये स्टार्टिंग का पॉइंट है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसमें रहता है। रेसिप्रोकेटिंग में क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा होता है तो इसलिए कन्फ्यूज़न इतना नहीं रहता, वो अपनी जगह पर लगता है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज़ कीजिए ये गड़बड़ करता भी है तो आप इसको रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे दो पॉइंट को, रनिंग और स्टार्टिंग वाले को, तो इसका कनेक्शन अगर सीधा हो जाता है तो फिर ये सही चलेगा और रिज़ल्ट देगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। ये चेक करने का तरीका हो गया इसका। अब इसमें देखिए जैसे ग्राउंडिंग हमने चेक की, फिर कंप्रेसर की टेस्टिंग की, पॉइंट्स को चेक किया कौन कौन से पॉइंट्स हैं, फिर हमारा नॉन इन्वर्टर को हमने समझा। देखिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर दो आपके मार्केट में चल रहा है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग अब बहुत कम हो गया। पहले के यूनिट्स में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर था, आज की डेट में रोटरी कंप्रेसर आ चुका है मार्केट में। ठीक है, तो वही यूज़ होता है, भले ही वो रोटरी इन्वर्टर भी हो और नॉन इन्वर्टर भी हो, दोनों में वही यूज़ हो रहा है छोटे यूनिट्स में। इसके बाद इन्वर्टर कंप्रेसर का रेजिस्टेंस जो मैंने बताया कि वो सेम होता है, जब हम तीनों पॉइंट पे देखेंगे तो उसमें तीनों का सेम होगा। उसमें जो
उसके कार्ड से जो पॉइंट निकलते हैं, जो सप्लाई निकलती है, उसको UVW के नाम से कार्ड उसको डिफ़ाइन करता है। तो हम उसमें UVW की सप्लाई होती है। तो उसमें हम तीनों पॉइंट को सबसे पहले जो भी हमें मिल रहा है हम उस पर कोई भी पॉइंट किसी पे लगा सकते हैं, और उसके बाद अगर हमारी उसकी जो कनेक्शंस हैं अगर उल्टे होंगे तो हम उसमें 2 पॉइंट को सिर्फ इंटरचेंज करेंगे, तो उससे हमारे उसके कनेक्शंस, उसका जो रोटेशन